ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हारा नोट्स है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, विविपेरस होता है, विविपेरस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो, इम्प्लांटेशन एडेप्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल, गेस्टेशन टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्चुरेशन। अच्छा, होता क्या क्या है तुम्हारे मेल में टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवल शेप, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस डेवलप फ्रॉम किडनी के नियर डेवलप होता है टेस्टिस, और ड्यूरिंग द 7th मंथ के हाफ में, मतलब हाफ ऑफ द 7th मंथ ऑफ द गेस्टेशन टाइम, तब टेस्टिस किडनी के नियर डेवलप होता है। अच्छा, किडनी के नियर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो पूरा का पूरा यूराइनोजेनिटल ट्रैक है अपना, जिसमें सब कुछ, ठीक है, बोथ रिप्रोडक्टिव और यूरोजेनिटल, ठीक है, यूरोजेनिटल पूरा, वो पूरा का पूरा मीजोडर्मल है, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। इसीलिए नियर द किडनी डेवलप होता है 7th मंथ के हाफ टाइम पे। टेस्ट डिसेंड बाय द इंगुइनल कनाल गेट प्लग बाय कनेक्टिव टिश्यू सब स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ के बाकी पूरा पूरा टिश्यू डिसेंड कर जाता है इंगुइनल कनाल के थ्रू, जो कि प्लग हो जाता है बाकी का चीज़ कनेक्टिव टिश्यू से। बस एक चीज़ नहीं होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस, आर्टरीज, वेन्स, कैरेटिनॉइड, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बट क्रीमास्टर मसल लिखा हुआ है, ठीक है, क्रीमास्टर मसल और लिम्फेटिक मसल, ठीक है। अब नाउ एक सेकेंड, हाँ, बाय फीटल टेस्टिस, जो अपना टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है फीटल टेस्टिस के द्वारा। फीटल टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, उसी को वो फेवर करता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो होता है 7th मंथ के हाफ के ड्यूरेशन में इंक्वाइनल कनाल के थ्रू, जो कि कलेक्टिव टिश्यू प्लग है, जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ के सब आ जाता है नीचे, उस वाले में टेस्टोस्टेरोन का जरूरत पड़ता है, जो कि फेवर करता है इस डिसेंट को। पर वो टेस्टोस्टेरोन किसके आता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन फीटल वाले टेस्टिस से ही आता है, ठीक है। अब आता है गबर्निकुलम फाइब्रस कॉर्ड, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्डल एंड ऑफ टेस्टिस टू स्क्रोटल वाल, ठीक है। कॉर्डल एंड और टेस्टिस से स्क्रोटल वाल तक को जो फाइब्रस कॉर्ड आता है, बस यही है, और कुछ नहीं है गबर्निकुलम। कॉर्डल कॉर्ड ऑफ टेस्टिस से जो स्क्रोटल वाल को जाता है फाइब्रस कॉर्ड, उसको कहते हैं गुबरनाइकुलम, गोबर कह रहा है, ग्यूबरनैकुलम। और ये मिजोर्चियम को रिप्रेजेंट करता है। गॉबरनैकुलम मिजोर्चियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब टेस्टिस आ जाओ, इसमें 3 कवरिंग है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस जो है वो सेरस मेम्ब्रेन है, डिराइव फ्रॉम पेरिटोनियम। ट्यूनिका वेजाइनालिस पेरिटोनियम से डिराइव्ड है, और ये एक सेरस मेम्ब्रेन है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एल्बुमिन, ठीक है, तो उसी कारण वाइट है, और डिवाइड इनटू 250 लोब्यूल्स, यही है जो 250 लोब्यूल में टूटता है, ठीक है। मतलब इसी के वजह से वही वाला लेयर के थ्रू, मतलब 250 लोब्यूल का वो बनता है सेपरेशन, ठीक है। और ट्यूनिका वास्कुलोसा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सपोर्टेड बाई द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई एडिकेट टिश्यू, एडिकेट मसल जो होता है, ट्यूनिका वास्कुलोसा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सपोर्टेड बाय एडिकेट्स, ठीक है। और ये तीनों, मतलब तीनों पे एक एक पॉइंट, तीनों पे 2-2 पॉइंट। पहला ट्यूनिका वेजिनालिस सेरस मेम्ब्रेन, डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम। ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट, डिवाइड्स इनटू 250 लोब्यूल्स। ट्यूनिका वास्कुलोसा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है ये पूरा, वास्कुलोसा कैपिलरी सपोर्टेड बाय एडिकेट टिश्यू, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया और वास्कुलोसा। वेजिनालिस पेरिटोनियम, सेरस मेम्ब्रेन, एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट, 250 लोब्यूल, और ट्यूनिका वास्कुलोसा हो गया लास्टली नेटवर्क कैपिलरी सपोर्टेड बाय एडिकेट, ठीक है। अब क्रिप्टोरिज्म मतलब हिडन टेस्टिस, ठीक है। हाँ, फेलियर टू डिसेंट कहते हैं, 30 से 50 टाइम ज़्यादा चांस हो जाता है कैंसर का इसके कारण क्रिप्टोरिज्म में। और ये करेक्टेड होता है कैसे? जब बचपन में ही बच्चे को टेस्टोस्टेरोन का हैवी डोज देते हैं, ठीक है, और क्या, और बाद में सर्जरी से, ठीक है, या फिर सर्जरी से, ठीक है। और क्रिप्टोरिज्म, हाँ, वही वाला जो यूरोप में किया जाता था, ताकि हाई पिच वॉइस। अच्छा, ठीक है, आगे मोनोट्रीम्स हो गया, जैसे प्लेटिपस और एकिडना। फिर अपना एक्वेटिक, ये एक्वा लिखा हुआ है, ये जो है ये एक्वा है। एक्वेटिक मैमल्स, एलिफेंट्स,
ये जो तीनों है, मोनोट्रिम्स मतलब वही प्लैटिपस और एकिडना जो बचपन से पढ़ रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स जैसे डॉल्फिन, व्हेल वगैरह वगैरह, और एलिफेंट। ये लोग में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, मतलब एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो बहाना होता है, जिसके कारण मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है उस टेम्परेचर में, तो इन लोग में अंदर ही रहता है, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनली रहता है। कौन सा? प्लैटिपस एकिडना, मोनोट्रिम्स जो अपना अंडा वाला मैमल, और एक्वेटिक मैमल और हाथी और एक्वेटिक मैमल याद रहेगा, क्योंकि वेल हाथी बड़ा बड़ा चीज़ है, और डॉल्फिन भी बड़ा ही थोड़ा है। मोनोट्रिम तो याद ही है, प्लैटिपस बचपन से अंडा वाला। खैर, इन सीजनल ब्रीडर्स ऑटर 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 कहते हैं उन लोगों में, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उन लोग में एब्डोमेन से कभी कभी निकलता है, ठीक है। जब जब सीज़न आता है तब तब डिसेंड करता है टेस्टिस और फिर वापस चला जाता है, जैसे बैट। और इन लोग में टेस्टिस नहीं कहते, इन लोग में ऑटर कहते हैं, ऑटर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर है ऑटर, ठीक है। और ये बैट्स में होता है, सीजनल ब्रीडर्स, जिसमें बार बार निकलता और फिर वापस जाता है एब्डोमेन के अंदर बार, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्टैंड इन बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक सेकेंड, स्टैंड इन बिटवीन द स्ट्रोमा इन बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, हाँ ये ऑर्डर याद करना जरूरी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोजोआ। देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 ठो है, और उसके अंदर में और उस एक जैसे हो गया अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक हो गया, ठीक है। उसके अंदर में सर्टोली सेल, और अंदर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, ध्यान देना, स्पर्मेटोजोआ लिखा हुआ है तो लिखा हुआ था स्पर्मेटोजोआ ही, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 ठो हुआ, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पार्ट है उसमें स्ट्रोमा है। अच्छा, और स्ट्रोमा जो है इन दोनों बिटवीन बेसल मेम्ब्रेन, और उस स्ट्रोमा में ही लेडिक सेल है, ठीक है। लेडिक सेल कहाँ है? टेस्टोस्टेरोन लोब्यूल है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलावा जो भी मतलब जैसे आलतू फालतू इंटर मतलब जो 2 लोब्यूल के बीच का मतलब एरिया जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर साइड का जो भी है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा में लेडिक सेल है, बस इतना ही है। आगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लाइंग बाय 2 सेल, ठीक है। इसमें 2 सेल होता है, कौन 2 ठो? स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मेल जनरेटिव सेल भी कहते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हुआ उसमें 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल मतलब 2 सेल से लाइन हो गया। अब लेडिक सेल कहाँ था? स्ट्रोमा में, याद है? अभी पिछला जस्ट 1 मिनट पहले हुआ है। लेडिक सेल स्ट्रोमा में होता है। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट करता है, और मतलब क्या करता है? मेन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेन में डियोन, ठीक है। ये तीनों नाम है, ये आसान भाषा में जितना भी मेल का वो है एंड्रोजेंस, वो सेक्रेट करता है। और 3 एंड्रोजन का नाम लिखा हुआ है। मेन टेस्टोस्टेरोन अपना जो हो गया, फिर एंडोस्टेरोडियोन, और फिर DHEA, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। एंड्रोस्टेरोन हो गया और डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन हो गया, ठीक है। और एंड्रोस्टेरोडियोन, ठीक है, इतना ही है। तो ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है कौन? लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ होता है? लेडिक सेल कहाँ होता है? लेडिक सेल होता है अपना यहाँ पे। लेडिक सेल स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा है लेडिक सेल, ठीक है। तो लेडिक सेल होता है स्ट्रोमा में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेडिक सेल है वो सीक्रेट करता है एंड्रोजेंस। और वो तीनों एंड्रोजन में क्या क्या आ गया? टेस्टोस्टेरोन, डाइडेन जो भी है, और DHEA और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोडियोन, ठीक है। इन तीनों, इसका फुल फॉर्म जरूरी नहीं है, मेन जो यहाँ पे है इस जो अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना रहता है। और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो 2 सेल से लाइंड है, और वो 2 सेल कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ढेर सारा प्रॉपर्टी है, बट हाँ सारा याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस एंड मेंटेन द डिफरेंशिएशन ऑफ मेल सोमैटिक टिश्यू। इंसान का मतलब आदमी का
आदमी, ठीक है, उसका सोमैटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन जो है वो इंड्यूस भी यही कराता है और मेंटेन भी यही करे रखता है। डीप वॉइस बॉडी हेयर पेनाल ग्रोथ वो तो है ही, सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस वो तो है ही, सेक्सुअल एग्रेसिव बिहेवियर वो तो है ही, प्रमोट प्रोटीन एनाबॉलिज्म, हाँ, सोमैटिक ग्रोथ एंड ओसिफिकेशन भी टेस्टोस्टेरोन ही प्रमोट करता है, ठीक है। ओसिफिकेशन जो मतलब वही एडोलसेंस में आने के बाद जो हड्डी का वो हो जाता है, सारा कार्टिलेज ओसिफाई कर जाता है, वो ओसिफिकेशन भी प्रमोट होता है टेस्टोस्टेरोन से। सोमैटिक ग्रोथ और प्रोटीन एनाबॉलिज्म तो होता ही है। रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स का रेगुलेट सिक्रीशन करता ही है भाई पिट्यूटरी हार्मोन। अच्छा, सर्टोली सेल, जो ये रहा अपना मेन सर्टोली सेल, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये जो सर्टोली सेल कहाँ है, ये पहले तो अपना टेस्टोस्टेरोन लोब्यूल हो गया, ठीक है, 250, और टेस्टोस्टेरोन लोब्यूल हर 250 जो टेस्टोस्टेरोन लोब्यूल है, हर में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 सेल है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। अब लगता याद हो गया होगा तुमको। खैर, हाँ, स्पर्मेटोगोनिया और जो क्या कहते हैं सर्टोली सेल है, तो सर्टोली सेल का बहुत 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 बड़ा फंक्शन है। मेन तो नर्सेल वाला फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन ये है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, ये जो लाइन लिखा हुआ है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नर्सेल तो याद रहता ही है, ब्लड टिश्यू बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर यही बनाता है, हाँ, ये भी याद रहता है। नरिश डेवलपिंग स्पर बाय नर्व सेल, ब्लड टेस्टिस बैरियर यही बनाता है, ठीक है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। सीक्रेट लुमिनल फ्लूइड ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सीक्रेट पैराक्राइन एजेंट्स दैट सिमुलेट द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस को करता है स्टिम्युलेट, स्पर्मियोजेनेसिस को। आगे भी है सर्टोली सेल को इंटरस्टिशियल मतलब सर्टोली सेल जो है उसको अपना क्या कहते हैं, सर्टोली सेल जो है उसको नर्व सेल कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल कौन सा है, इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल है, लेडिक इंटरस्टिशियल सेल LI, ठीक है। और सर्टोली सेल और नर्व सेल NSLI नस्ली, ठीक है, NS नर्स सर्टोली, NS नर्स सर्टोली, और लेडिक इंटरस्टिशियल है ना, उसको LI ली, और N और फिर S नर्स सेल और सर्टोली सेल और हाँ, और सर्टोली सेल का पैराक्राइन एजेंट स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, चारों का अभी वीडियो को पॉज करके पांचों डेफिनेशन सोचो क्या क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, और हाँ, ये पांचों डेफिनेशन को सोचो क्या क्या है। खैर आगे, पेनिस, डिस्टल एंड ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम, हाँ, कॉर्पस स्पोंजियोसम ये क्या है, स्लाइटली इनलार्ज है, कॉर्पस स्पोंजियोसम दोनों में आता है, ठीक है। एकोर्न शेप रीजन कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस कवरिंग द ग्लैंड प्रेप्यूस, ठीक है। प्रेप्यूस पे टाइसन ग्लैंड होता है, टाइसन ग्लैंड कहीं नहीं है, मतलब बहुत कम जगह है, पर ये इंपॉर्टेंट है। प्रेप्यूस जो है फोरस्किन है वो, उस पर टाइसन ग्लैंड होता है, ठीक है। और क्या है, कंप्रेसर 3 स्पॉन्ज सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्पस कैवर्नोसा है 2 ठो, और कॉर्पस स्पोंजियोसम है मेन वाला, ये जिस पर यूरेथ्रा आता है, ठीक है। और ये पूरी कवर्ड है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनिकल वेसिकल पेयर होता है, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर होता है, पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। सेमिनल वेसिकल मेन है, पेयर होता है, ये ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। 60% वॉल्यूम यही बनाता है सीमेन का। अल्कालाइन विस्कस ऑफ फ्लूइड जैसे फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस, क्लॉटिंग प्रोटीन, आइनोसिटॉल। फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लॉटिंग प्रोटीन और आइनोसिटॉल। फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, आइनोसाइटॉल, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा होगा। खैर, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन, आइनोसिटॉल, FPCI, ठीक है। फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आइनोसिटॉल एंड क्या कहते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यही है। अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड सीक्रेट करता है ये, 60% वैक्यूल, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पे आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, केवल इकलौता होता है, 25% यही बनाता है। मिल्की
मतलब जो है वो बनाता है। और कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक साइट्रेट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक यही है, ठीक है। फाइब्रोनोलाइसिन बनाता है जो कि ब्रेक क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फाइब्रोनोलाइसिन बनाता है जो कि बाद में जाके क्लॉटिंग प्रोटीन को तोड़ता है फॉर सेमिनल वेसिकल, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल बनाता है प्रोटीन, उसको तोड़ने के लिए फाइब्रोनाइलाइजिन ये बनाता है, ठीक है। फॉस्फेट और एसिड फॉस्फेट, प्रोस्टैग्लैंडिन्स और क्या है, प्रोस्टैग्लैंडिन्स ये भी बनाता है, वो भी बनाता है। सेमिनल क्या है, स्पेमिनल प्लाज्मिन, सॉरी स्पेमिनल प्लाज्मिन, ये बहुत ज़रूरी है। सेमिनल प्लाज्मिन बहुत ज़रूरी है, किल बैक्टीरिया करता है। तो ये क्या क्या हो गया, पहला वाला तो हो गया बस 4 चीज़, FPCI, फ्रक्टोज, प्रोस्टैग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स और आइनोसाइटॉल। अब प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सिंगल है, मिल्की है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, जिंक साइट्रेट है, प्रोटियोलाइटिक है। प्रोटियोलाइटिक मतलब और मतलब फाइब्रोनोलाइजिन बनाता है जो कि ब्रेक क्लॉटिंग करता है, जो कि ये क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है सेमिनल वेसिकल, उसको तोड़ने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड फाइब्रोनोलाइजिन बनाता है जो कि बाद में काम आता है जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। अब एसिड फॉस्फेट हो गया, इसमें प्रोस्टैग्लैंडिन दोनों में है, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मिन है बहुत ज़रूरी, किल बैक्टीरिया करता है। अब लास्टली नॉन लीस्ट बल्ब पी साइज होता है, सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, प्राइमरी एक्सेसरी फैलोपियन, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्या है, मेमरी ग्लैंड और स्वेट। हाँ, मेमरी ग्लैंड क्यूटेनियस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड क्यूटेनियस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड क्यूटेनियस ग्लैंड है, क्यूटेनियस, ठीक है। आ गया ओवरी लोकेटेड विद द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, क्या है, कॉल्ड एज ब्रॉड लिगमेंट। हाँ, पेरिटोनियम पे बहुत ज़रूरी है, मतलब लोकेटेड विद इन द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम से ही कवर्ड है ओवरी, ठीक है। और ओवरी जो सस्पेंडेड है मीजोवीरियम से, वो मीजोवीरियम भी उसको कवर करता है और उसको सस्पेंडेड रखता है, ठीक है। और ये मीजोवेरियम कुछ नहीं है, बस पेरिटोनियम ही है। तो वही पेरिटोनियम को ही मीजोवेरियम भी कहते हैं इसके। और वो उसको सस्पेंड करके रखता है, लोकेट उसी से कवर्ड रहता है। अब ओवरी का आउटर मोस्ट जर्मिनल एपिथीलियम डायरेक्टली है, ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर ही जर्मिनल एपिथीलियम है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल है, एबिलिटी टू मियोसिस बट डू नॉट शो, क्या है, आफ्टर गर्ल बर्थ हो जाता है, जब जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो जो लड़की है उसमें तब मियोसिस नहीं होता है। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल है जर्मिनल एपिथेलियम का, वो तभी होता है जब वो क्या कहते हैं 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, DICT हो गया, डेंस इरेगुलर टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेल में अलग था, मेल में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम था और कॉर्पस कैवर्नोवा था, ठीक है। और उसके अक्रॉस था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो, कॉर्पस कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, और ये दोनों ये तीन स्पॉन्जी कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। वो था मेल में। अब यहाँ पे क्या था, ट्यूनिका जर्मिनल सबसे बाहर सिंपल क्यूबॉइडल है, एबिलिटी टू मेंटेन, बट मियोसिस है, बट जब वो अंदर रहता है, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, DICT डेंस इरेगुलर टिश्यू। और फिर होता है स्ट्रोमा में कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओवेरियन फॉलिकल एज प्राइमरी oocyte। हाँ, अभी बहुत आएगा सब। और कॉर्टेक्स में हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओवेरियन फॉलिकल हैज़ प्राइमरी oocyte। मेडुला हो गया इनर न्यूरोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मेडुला में आ गया इनर न्यूरोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और आउटर में आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओवेरियन फॉलिकल हैज़ प्राइमरी oocyte। खैर, ओवरी सीक्रेट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन रिलैक्सिन प्रोटीनेशियस है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड है। अब देखो यहाँ पे मेन बात, जहाँ भी वो कोनिस सा आ जाता है अंदर, उसको तुम मारेगा थर्ड, ठीक है, टर्शियरी, ठीक है। और बाकी जो भी आएगा प्राइमरी सेकेंडरी देख के मारना है। और जो जहाँ पे भी एंट्रम टाइप आ गया, वो जो हल्का सा चांद सा आता है, वो वहाँ पे टर्शियरी मारना बोला क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही, ये तो दिख ही रहा है। और जहाँ पे भी इस तरह का हो, ये इस तरह का ट्यूब निकले हुए, उसको सेकेंडरी oocyte ही मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ से निकल रहा है। सेकेंडरी oocyte इसमें भी है और सेकेंडरी oocyte उसमें भी है, टर्शरी फॉलिकल में भी है यही चीज़। टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, दोनों में सेकेंडरी oocyte ही है। खैर, आ गया। हाँ, ईस्ट्रोजन, ओवरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी एक्सटर्नल जेनिटलिया, ब्रेस्ट ग्रोथ, डक्ट्स एंड फैक्ट, ठीक है।
female body configuration stimulate more fluid sebaceous gland excretion, anti-acne effects, ठीक है। ये जो इसका जो भी मतलब है लाइन का, इसका मतलब एंटी एक्ने इफेक्ट्स ही है। स्टिमुलेट अ मोर फ्लूइड सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड का ज़्यादा फ्लूइडी सिक्रीशन होता है जो कि एंटी एक्ने इफेक्ट डालता है, ठीक है, एस्ट्रोजन इसके लिए। पर टेस्टोस्टेरोन का जस्ट उल्टा है, ज़्यादा ही एक्ने होता है टेस्टोस्टेरोन का। बोन ग्रोथ एंड अल्टीमेट सेसेशन, ठीक है, और प्रोटेक्ट ओस्टियोपोरोसिस और आर्थ्रोसिस, इसलिए 50 साल के बाद ओस्टियोपोरोसिस और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस फीमेल में बहुत कॉमन है 50 साल की उम्र के बाद, जब मेनोपॉज होता है। CRT कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेस इन वुमेन ड्यू टू एस्ट्रोजन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट अटैक नहीं होगा वुमेन में एस्ट्रोजन के कारण। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल ग्लैंड इंड्यूसेस थिक ड्राई सर्वाइकल म्यूकस, हाँ, थिक ड्राई सर्वाइकल म्यूकस, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब एंड मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ, प्रोस्टेन ग्लैंड, हाँ, अच्छा, प्रोस्टेन ग्लैंड मेंटेन दी क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टेग्लैंड डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन ट्यूब एंड मायोमेट्रियम, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मसल ऑफ यूट्राइन वॉल वही मायोमेट्रियम, ठीक है। अब यूट्रस या फिर वुम या फिर हिस्टरा या फिर यूट्रस, इसमें यूरिनरी ब्लैडर टू वर्ड वेंट्रल ऑफ द वुम। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो वुम के वेंट्रल साइड में होता है, और डॉर्सल ऑफ हिस्टरा होता है रेक्टम डॉर्सल साइड है, और यूरिनरी ब्लैडर वेंट्रल साइड है, मतलब आगे हो गया यूरिनरी ब्लैडर और पीछे हो गया रेक्टम, ठीक है। फंडा सेंट्रल बॉडी सर्विक्स ओपन वेजाइना एंड सर्विकल कनाल प्लस वेजाइनल कनाल को बर्थ कनाल कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, सर्वाइकल कनाल प्लस वेजाइनल कनाल बर्थ कनाल, ठीक है। और तो कुछ नहीं, हाँ, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, आउटर पेरिटोनियम या फिर सेरोसा विस्करल पेरिटोनियम, आउटर पेरिटोनियम, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर पेरिटोनियम को सेरोसा, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम, इनर लेयर को एंडोमेट्रियम। सेरोसा विस्करल पेरिटोनियम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मायोमेट्रियम 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है मायोमेट्रियम, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल मतलब एक साथ सारा का सारा एक कोऑर्डिनेट फंक्शन में चलता है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है मायोमेट्रियम। अच्छा, अब आता है इनर लेयर एंडोमेट्रियम, मेन यही है, सब लफड़ा इसी के कारण होता है, मतलब याद करना ज़्यादा इसमें। म्यूकोसा हाईली वास्कुलर है, कॉलमनार सेल्स सिलिएटेड प्लस सेक्रेटरी, ठीक है। अब इनर लेयर एंड अंडरलाइंग लैमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, स्ट्रैटम बेसिलिस। स्ट्रैटम फंक्शनलिस लाइन यूटेराइन कैविटी, स्लोक्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। स्ट्रैटम फंक्शनलिस में जो स्लो ऑफ निकलता है वही है ये, ठीक है। और स्ट्रैटम बेसिलिस जो परमानेंट है गिव राइज टू न्यू स्ट्रैटम बेसिलिस, न्यू स्ट्रैटम फंक्शनलिस। यहाँ पे मतलब स्ट्रैटम बेसिलिस स्ट्रैटम फंक्शनलिस को बनाता है, और स्ट्रैटम फंक्शनलिस वही होता है जो निकलता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का दोनों ये पार्ट है, ठीक है। और लैमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब तीनों में ही है, एक तरह से ले सकते हैं, बीच वाले में नहीं है, बीच वाला में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है। पेरिटोनियम और एंडोमेट्रियम में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम का और अच्छा से फंक्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, कॉलमनार सेल सिलिएटेड प्लस सिक्रीटरी कॉलमनार सेल, ठीक है। और सेरोसा जो बाहर वाला है उसमें केवल सिंपल स्क्वेमस, बीच वाला तो पूरी मसल है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल करके मसल है। और इनर वाला जो एंडोमेट्रियम है उसमें कॉलमनार सेल है, सिलिएटेड प्लस सेक्रेटरी है, यूटेराइन ग्लैंड सारे एंडोमेट्रियम में ही आते हैं। और अंडरलाइंग करता है ये लैमिना प्रोप्रिया जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और कॉलमनार सेल भी है एंडोमेट्रियम। सेरोसा केवल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। मायोमेट्रियम लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल करके सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल से है। और एंडोमेट्रियम के 2 लेयर हो गए, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, स्ट्रैटम बेसिलिस, स्ट्रैटम फंक्शनलिस लाइन द यूटेराइन कैविटी, स्लोक्स ऑफ यही है। और जो स्ट्रैटम बेसिलिस परमानेंट होता है और गिव राइज टू न्यू स्ट्रैटम, यहाँ पे बेसिलिस लिखा है बट वो फंक्शनलिस को ही बनाता है, ठीक है। अब आता है अब आता है सर्विक्स।
नेक ऑफ द यूट्रस को सर्विक्स कहते हैं। इंटरनल ओस होता है और एक्सटर्नल ओस होता है। इंटरनल ओस होता है यूट्रस और सर्विक्स के बीच का जो सर्विक्स है, और एक्सटर्नल ओस होता है सर्विक्स और वजाइना का। इट्स म्यूकस डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा का पूरा यूट्रस है वो और जो सर्विक्स वाले पार्ट का जो म्यूकस है वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डज नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुएशन, सर्विक्स वाला म्यूकस, ठीक है। हाँ ये पता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन। सर्वाइकल म्यूकस क्या है? प्रोड्यूस बाय सेल ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा। आप मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट सर्वाइकल म्यूकस है। ईस्ट्रोजन make this mucus thin and slip while progesterone make this dry and thick। अच्छा एक बात तो है, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा ड्राई एंड थिक ही बनाता है म्यूकस को, चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी और ईस्ट्रोजन वही करता है। तो यहाँ पे भी वही है फॉर सर्वाइकल म्यूकस, बट ये वो नहीं करता, क्या कहते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन नहीं करता सर्वाइकल म्यूकस। खैर, ओवम जाता है अब्डोमिनल कैविटी को, वहाँ से इन्फंडिबुलम जो मेन है एम्पुला को तरफ जाता है, फिर इस्थमस को जाता है और फिर यूट्रस को जाता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओ आ ई आ यू, ओ ए ई आई यू, ओ ए आई यू, ओआ या यू, ओआ या यू। खैर आ गया। अच्छा हाँ, इस्थमस पहले आता है, इस्थमस मतलब पहले आता है यूट्रस के, और इन्फंडिबुलम पहले आता है सबसे। देखो एब्डोमिनल कनाल में जो जाता है उसमें जो सीलिया होता है जो पकड़ता है, इन्फंडिबुलम का ही होता है ना। और उसके बाद एम्प्यूला होता है जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे वो होता है क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर इस्थमस जो कि सबसे नैरो और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द वो है फिलिपिन ट्यूब, ठीक है। खैर अब मेन पार्ट आता है क्या है, वजाइना। फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड विच इज रिसेप्टेबल फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये नॉन ग्लैंडुलर है, वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं है, वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं है। लाइन बाय स्ट्रेटिफाइज नॉन क्रेटाइनस, नॉन क्रेटाइनस विदाउट ग्लैंड्स, विदाउट ग्लैंड, विदाउट ग्लैंड, विदाउट ग्लैंड। बिलो दिस ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ एरियोलर टिश्यू, रूगे है। आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम मस्कुलरिस, ठीक है। मस्कुलरिस बनाता है आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल, स्मूथ मसल मस्कुलरिस बनाता है। आउटर एडवेंटिशिया फाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू, और विद इन द वजाइना हाइमेन थिन फोल्ड ऑफ वास्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इट इज इनर टू द वजाइनल ओपनिंग एंड रप्चर फर्स्ट एक्स एंड खत्म। अब हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा, मॉन्स प्यूबिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया और वेस्टिब्यूल। मॉन्स प्यूबिस एलिवेशन एडिपोस एंटीरियर टू वजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। मॉन्स मेजोरा स्क्रोटम के वो होता है, क्या कहते हैं, होमोलोगस एंड टू लॉन्गिट्यूडनल folds of skin extend inferiorly to the posterior of mons. Labia minora, penile urethra, two smaller fold lack hair and repose। ये सब नहीं पूछेगा, मेन पूछा है लोकेट करना है कहाँ पे क्या है क्वेश्चन में। मेजोरा यहाँ है, मेजोरा यहाँ है, वेस्टिब्यूल यहाँ है। स्किन ग्लैंड्स कहाँ है वो है मेन, फिर बार्थोरियल ग्लैंड और वेजिनल ओपनिंग और फिर यूरेथ्रल ओपनिंग और फिर मॉन्स प्यूबिस और मेजोरा। खैर हाँ, पेनिस ये क्या है, पेनिस और क्लाइटोरिस मिलते जुलता है, ठीक है, मतलब होमोलोगस है दोनों। मास ऑफ टू इरेक्टाइल बॉडी, इसमें क्लाइटोरिस की बात हो रहा है, ऑफ मेड ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबियम मेरा विच जॉइन टू कवर द क्लाइटोरिस एट प्रीप्यूस। मेन ये डायग्राम है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। और यहाँ पे ये पार्ट आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स फॉर्म मस्कुलरिस, आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स फॉर्म मस्कुलरिस, आउटर एडोशिया फॉर कंडक्टिव टिश्यू और हाइमन वाइमन है। और इधर मेन है, कोई ग्लैंडुलर नहीं होता, फाइब्रोमस्कुलर कैनाल विच इज रेप्टिकल फॉर पेनिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब आता है वेस्टिब्यूल, रीजन बिटवीन लैबियला माइनोरा विद इन इट्स एरिया यूरेथ्रल ओरिफिस, यही है वो मेन एरिया, होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब आगे पारायूरेथ्रल या फिर स्किन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है। स्किन ग्लैंड आर वेरी वो क्या कहते हैं, पारायूरेथ्रल यानी स्किन जो कि ये वाला है बीच वाला, ठीक है।
और ये जो स्किन ग्लैंड है इट इज म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड इधर साइड ऑफ द यूरेथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड ही हो गया, ठीक है। और बार्थोलिन ग्लैंड या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड वेरी वो क्या कहते हैं सिमिलर टू कॉपर ग्लैंड, ठीक है। कॉपर ग्लैंड मतलब क्या कहते हैं बल्ब यूरेथ्रल और बार्थोलिन सेम है, ठीक है। म्यूकस ना मेमरी ग्लैंड, हाँ दोनों सेक्सेस में होता है। प्रोड्यूस मिल्क इन केवल फीमेल ईच वेस्ट 15 से 20 मैमलरी लोब्स, मेमोरी ट्यूब्स और एल्वेलाई। एल्वेलाई मिल्क सिक्रेशन साइट। अब ये रहा, यहाँ पे देखो रिब, दो और रिब के बीच में इंटरकोस्टल मसल है, और जो बाकी का एरिया है जो रिब और उसके बीच में वो पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर वही जो रेस्पिरेशन में भी पड़ा हुआ है, और इंटरकोस्टल मसल तो है ही है। और हाँ मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड यानी क्यूटेनियस ग्लैंड है। वो नहीं है, क्या कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड नहीं है मेमोरी ग्लैंड क्यूटेनियस ग्लैंड है, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, यहाँ पे ये मेन चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से, एरियोला हाईली पिगमेंटेड एरिया विद अराउंड द निपल के अराउंड जो हाईली पिगमेंटेड एरिया, ये नहीं मैंने, ये मेन चीज़ है। हाँ जो एल्वियोलाई होता है उसका डेवलपमेंट बाय प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जो डक्ट और जो एडिपोज टिश्यू का डेवलपमेंट है वो ईस्ट्रोजन करता है, और जो मिल्क सिक्रेशन होता है वो प्रोलैक्टिन करता है, और जो मिल्क एजेक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। फिर से जो रिलीज या फिर एजेक्शन करता है मिल्क का, ठीक है, एजेक्शन ऑफ मिल्क वो हो गया ऑक्सीटोसिन, और जो मिल्क का सिक्रीशन करता है वो प्रोलैक्टिन, और बाकी जो डेवलपमेंट में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन है वो कैसे है, एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन है, और डक्ट और एडिपोज और जो मतलब स्ट्रक्चर है उसके लिए ईस्ट्रोजन है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं और कुछ नहीं। अब ये मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, एक सेकंड सॉरी, ओफो नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ ये हाँ एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वियोलाई होता है, ठीक है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल होता है, फिर मेमोरी डक्ट होता है, फिर एम्प्यूला होता है, ठीक है, और फिर और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट होता है। तो इसको एक बार ये वाला लेवल पर बहुत बार क्वेश्चन है, एल्वियोलाई, ठीक है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला लैक्टिफेरस, ठीक है। एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल डक्ट दोनों मेमोरी है, ठीक है, एल्वियोलाई वाला पार्ट। फिर ये जो एम्प्यूला आ जाता है, ठीक है, एम्प्यूला कहाँ गया, हाँ ये जो एम्प्यूला आ जाता है, और फिर उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर उसके बाद मतलब खत्म, लैक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट याद रख सकते हैं, और एल्वियोलाई, फिर ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, ट्यूब्यूल छोटा छोटा, फिर डक्ट, ठीक है, और मेमोरी उधर लगाना है, और इधर लास्ट वाले पार्ट में एम्प्यूला और फिर लैक्टिफेरस डक्ट। खैर आगे, अब मेन चीज़ आता है गैमेटोजेनेसिस, सबसे ज़्यादा जरूरी यही पार्ट है पूरे चैप्टर का। इन टेस्टिस एंड फेवरी स्पर्म्स ओवम फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, इन टेस्टिस मेल जो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का होता है, कैसे होता है अभी तुरंत लगता है टाइम हुआ, 15 मिनट पहले ही पढ़े हम लोग ये चीज़, स्पर्मेटोगोनिया वाला। स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कैसे होता है, टेस्टिकुलर लोब होता है 250, हर टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप का सेल होता है। कौन 2 टाइप का सेल, स्पर्मेटोगोनिया वाला टाइप का सेल, और एक और कौन सा वाला सेल, नस्ली होता है ना, तो जो नस्ली में अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सा होता है, लैक्टिफेरस, एक सेकेंड, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है ना वो, ये रहा नर्स सेल होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सॉरी बार बार, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। एक बार इधर भी फिर से देख ही लेते हैं। सर्टोली सेल्स फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, नर्स सेल एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ पैराक्राइन एजेंट्स और स्पर्मियोजेनेसिस बनाता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया और क्या कहते हैं वो नस्ली होता है ना, तो नस्ली में एन और एस यानी सर्टोली सेल और नर्व सेल जो दोनों एक ही चीज़ है, नर्व सेल सर्टोली सेल सेम थिंग। तो नर्व सेल
और नर्स सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। खैर आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 4 प्रोसेसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, स्पर्मियोजेनेसिस और फिर स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया multiply by mitosis and increase in number. Some spermatogonia differentiate and increase in size by accumulating प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा और हप्लॉइड हो जाएगा पहला मियोसिस के कारण। और फिर मियोसिस 2 में यही हप्लॉइड सेकेंडरी माइटोसिस स्पर्मेटोसाइट हप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाएगा, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन जाएगा, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन जाएगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, पर अभी देखना आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule by a process called spermiation. देखो एक बार और, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ और मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, इंक्रीज इन नंबर वगैरह वगैरह हुआ। सम स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट, इंक्रीज इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग नरिशिंग मटीरियल्स अंडर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। मियोसिस 1 में स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, डिप्लॉइड से हप्लॉइड हुआ। फिर मियोसिस 2 हुआ, उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना हप्लॉइड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बना। स्पर्मेटिड कहाँ बना था? मियोसिस 2 के एंड में, और स्पर्मेटिड जाके स्पर्म बना स्पर्मियोजेनेसिस में। अब जो स्पर्म बना स्पर्मियोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट, उस स्पर्म को स्पर्मिएशन के थ्रू हम निकाले, केवल निकलने का जो मूवमेंट है उसका, स्पर्म एम्बेडेड इन द सर्टोली एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। अब नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर एन स्पर्म। अब कोई पूछेगा तो कितना बोलोगे? देखो एक मियोसिस से कितना बना? 2, और एक मियोसिस 2 से कितना बना? 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर 100 चाहिए तो उसके लिए 25 मियोसिस होना चाहिए, 25 बार। समझ गए? तो इसीलिए n/4 ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आए ना आए। अगर इन केस नहीं आया तो नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर एन स्पर्म n/4। ठीक है, नहीं है तो क्या करें। खैर स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस हुआ, टाइप है स्पर्म। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ये टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है पर ये है, पर ये तो क्वेश्चन नहीं है पर है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम है, उस पर माइटोसिस हुआ, टाइप है, टाइप भी बना स्पर्मेटोगोनिया। टाइप एक जाएगा भाड़ में, टाइप भी आएगा मेन काम में। टाइप भी स्पर्मेटोगोनिया आएगा, डिफरेंशिएशन वही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पहला नंबर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 1 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस 1 हो गए, फिर मियोसिस 2 हुआ और फिर फिर 4 गुट्ठो बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? वो डिप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? वो हप्लॉइड है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हप्लॉइड है, और सेकेंडरी से 2 सेकेंडरी से फिर 4 वो बनेगा। ये चारों क्या है? ये जो चारों नीचे है ये चारों क्या है? ये चारों स्पर्मेटिड है, चारों स्पर्मेटिड है। मियोसिस 2 का एंड प्रोडक्ट स्पर्मेटिड है, और स्पर्मेटिड पे स्पर्मियोजेनेसिस होगा और लास्टली बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यानी ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना हुआ ना स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, वो स्पर्म का जो फॉर्म होता है वो स्पर्मेटोजोआ होता है, और ये स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है। कैसे? ये स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है बाय स्पर्मिएशन। ठीक है, समझ गए? ये स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनेगा बाय स्पर्मिएशन। अच्छा एक सेकेंड। हाँ ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, इस स्पर्मेटोजोआ के बाद बनेगा, स्पर्मेटोजोआ है जो स्पर्मेटोजोआ के बाद बनता है
स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे स्पर्मिएशन होगा। ये जो पार्ट है, ये जो स्टार है ना, ये सॉरी एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट। हाँ ठीक है, ये जो स्टार है ना रेड कलर का, ये जो भी है, ये रेड वाला पार्ट है। हाँ ये रेड वाला पार्ट है, जस्ट वेट, ये रेड वाला पार्ट है स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्म दो। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो चार्ट बना है बड़ा बड़ा, ये चारों क्या है, ये चारों का चारों स्पर्मेटिड है, ठीक है, ये चारों का चारों जो है, ये चारों का चारों स्पर्मेटिड है, ठीक है ना, ये जो चारों का चारों है ये स्पर्मेटिड है, मैटिड है, ये जो चारों बना देखो। तो अभी एक बार फिर से, ये स्पर्म है और स्पर्म बना किससे, स्पर्मेटोजोआ से। स्पर्मेटोजोआ अपना वही मेन जो जिससे लास्ट वाला चीज़ से जो बना है, ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। अब आगे अब ये वाला पेज बहुत आसान जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये तो सबको पता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को पिट्यूटरी एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें एफएसएच और एलएच दोनों अलग अलग, जो दोनों टेस्टिस पे जाके एफएसएच और एलएच काम करेगा, ठीक है, और एलएच काम करेगा लेडिक सेल, एल से एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एल से लेडिक सेल, एल से एलएच, एल से लेडिक सेल। एलएच को आईसीएसएच भी कहते हैं, पता ही है, मेल में, ठीक। हाँ, तो लेडिक सेल बना। अब लेडिक सेल अब स्ट्रोमा है, और लेडिक सेल स्ट्रोमा में होता है, पता ही है। और वो कहाँ होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा सेल कहाँ होता है, बताओ स्ट्रोमा सेल कहाँ होता है। स्ट्रोमा सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है, सॉरी सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो अब क्या है कि नस्ली था ना अपना, नस्ली, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल अलग चीज़ है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट करता है उसको, और जो एफएसएच है वो अलग चीज़ है, वो सर्टोली सेल्स को यानी नर सेल को इफेक्ट करता है। और लेडिक सेल क्या है, लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल है, लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल है, स्ट्रोमा में होता है, और सर्टोली सेल यानी नर सेल जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अच्छा, ये तो खैर फालतू चीज़ था, यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि लेडिक सेल विल को इन्फेक्ट करेगा एलएच, और टेस्टोस्टेरोन को वो सिक्रीशन करेगा लेडिक सेल, और सर्टोली सेल इनहिबिन बनाएगा और इनहिबिटरी फैक्टर्स बनाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ठीक है। अभी एलएच में साफ लेडिक सेल में साफ लिखा हुआ था उस टाइम पे कि टेस्टोस्टेरोन पे साफ लिखा हुआ था कि इट विल हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार फिर से उस स्लाइड को देखते हैं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आई विल फाइंड इट वेरी फास्ट। हाँ ये रहा, स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, लिखा हुआ है साफ सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल साफ लिखा हुआ है। ये रहा, देखो लिखा हुआ है सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को वो करता है, क्या कहते हैं, हेल्प करता है, और टेस्टोस्टेरोन भी लेडी सेल का वाला हेल्प करता है। एक्चुअली तो दोनों करते हैं, बट जो मेन काम है अपना वो ये है कि लेडिक सेल, देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन बाय सर्टोली सेल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी इम्पोर्टेंट है पर उतना नहीं। इनहिबिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इनहिबिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये मेल में केवल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलता है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, हेड, नेक और मिडल पार्ट, ठीक है, नेबेनकर्न हो गया। अच्छा हाँ, अब एक्रोसोम होता है हेड में, और न्यूक्लियस होता है, और दो सेंट्रियोल होता है मिडल पार्ट में भी, और एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं इसमें मिडल पार्ट में 9+2 में। एक्सियल फिलामेंट कल ही पढ़े सेल में, ठीक है, फिलामेंट्स आर 9+2। कौन सा वाला, नहीं, फिलामेंट जो कि सीलिया और फ्लैजेला होता है वो होता है 9+2 के ओरिजिन में, और जो सेंट्रियोल होता है वो 9+0 होता है, कार्टविल अपीयरेंस होता है। कल ही पढ़े, याद है, मतलब अभी डेट का तो वो नहीं बता सकते, बट कल ही पढ़े। अच्छा, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया 25 नंबर, ये भी पता है। नेबेनकन करते हैं 25 को, फिर कहते हैं इसके शीट को जो कवर करता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के लेयर को। एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, प्राइमरी सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इंटर एग अनयूटिलाइज्ड फॉर क्लीवेज, ठीक है, यूटिलाइज फॉर क्लीवेज। डिस्टल सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज। जब बाद में जाइगोट बनता है तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही वो चीज़ है जिसके कारण क्लीवेज हो पाता है उसमें। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है दैट ऑर्गेनाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, और जो टेल है वो फ्लैचेला है, और जो मेन पीस है और फिर एंड पीस है ये फालतू चीज़ है। पर मेन चीज़ यहाँ पे एक और है, 1.5 से 3 मिलीमीटर है पर मिनट स्पीड ऑफ स्पर्म। 1.5 इन फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1.5 से 3 मिलीमीटर। अभी ये दो ठो तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल है ही है। एक रिंग सेंट्रियोल करके होता है जो कि मिडल पीस के एंड में होता है। बस यही है कि मिडल पीस के एंड में कुछ वस्तु होता है जिसको रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। इससे ज़्यादा रिंग सेंट्रियोल का क्योंकि आज तक कोई मतलब नहीं पता चला कि काहे को होता है, ठीक है। रिंग सेंट्रियोल का पता नहीं चला काहे होता है, क्यों होता है, वी डोंट नो, ठीक है। और ये एंड ऑफ मिडल पीस पे होता है। एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फॉर जो यूटिलाइज्ड फॉर क्लीवेज और जो सेल में एंटर, एग में एंटर होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल। अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो 60% स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 60% शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज। और इस 60% का 40% काफ़ी ज़्यादा ही सही होना चाहिए 60%। और उस 60% का 40% यानी टोटल का 1/4% लगभग 24%, जो 24% ऑफ द 100% ऑफ द स्पर्म है वो विग्रस होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा विग्रस। 40% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 40% का 60% शेप एंड साइज नॉर्मल, और इस 60% का 40% विग्रस होना चाहिए, ठीक है। और तो नहीं, हाँ अब जरा oogenesis है, अब बस 2 स्लाइड और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 3 स्लाइड एंड देन फिर ख़त्म है, मतलब मेन चीज़ तो ख़त्म है। फिर 5 स्लाइड्स मोर। 15 मिनट्स लेफ्ट। oogenesis begin in the fetal life. Fetal life में ही oogenesis हो जाता है स्टार्ट। oogonia divide rapidly and enter the first mitotic division. Primary oocytes progresses through the first meiotic prophase until the diploidy stage. With the onset of adolescence, groups of oocytes resume meiosis. अब onset of जैसे ही adolescence आता है फिर से जन्म के बाद रुक गया, फिर onset of adolescence है मियोसिस को, फिर जो डिप्लोसाइड में रुक गया था फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस के उसको resume, ठीक है। बट आफ्टर बर्थ ओनली 2 मिलियन oocyte रिमेन। एट प्यूबर्टी 60 से 80 हज़ार oocyte रिमेनिंग। एट द टोटल नंबर ऑफ 450 से 450 मैच्योर एग ओनली फॉलिकल, जो कि एक्चुअल में यूज़ होता है। अब इसका डेटा याद नहीं करना कि 2 मिलियन 60 से 80 हज़ार और हाँ 450 से 450 याद करना है, बट ये दो का नहीं याद करना है। मेन चीज़ यही है कि 7 मिलियन oocyte एकदम फीटल लाइफ में स्टार्ट में दूसरा से 5वां महीना जब बचपन में वो प्रेगनेंसी में थी बच्ची तब का है, ठीक है। अब दिस रेग्रेशन इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। मेन काम यही है, सारा डेटा मेन 2 ही चीज़ें हैं, 400 450 फॉलिकल पूरा लाइफ में, और फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं 7 मिलियन से 400 पहुँच गए, ठीक है, 60 हज़ार होते होते रहे, ठीक है। अब ये आता है मेन oogenesis, बहुत आसान है। oogonia हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यॉर्क सैक होता है, यॉर्क सैक जो होता है यॉर्क सैक जो बनता है उसमें जो प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, यॉर्क सेल का प्राइमोडियल जर्म सेल होता है जो उससे अराइज होता है oogonia, ठीक है। अब oogonia में माइटोसिस होता है जब फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है, ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। माइटोसिस होते होते प्राइमरी oocyte बना। अब चाइल्डहुड में कुछ नहीं होगा, अब रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही एंटर किया, ठीक है, इंसान का बात हो रहा है, ठीक है, तो प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 होके फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बन गया। ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। सेकेंडरी oocyte से फिर से हुआ मियोसिस 2, और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड या फिर ओवम कह सकते हैं, बट ऊटिड बेटर वर्ड है, ठीक है। ओवम तो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही कहना सही होता है, ऊटिड ही कहते हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ, प्राइमरी oocyte चाइल्डहुड के पहले ही मतलब जन्म के पहले ही हो चुका है प्राइमरी oocyte, ठीक है। और प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ था और फिर उसके बाद 2 हप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। ये थोड़ा सिमिलर है उससे,
मेल वाला में, बट काफ़ी अलग भी है क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज़ बना ड्यू टू अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 के बाद ओटिड ऊटिड बना, ठीक है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो रिलीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी है रिलीज बिफोर फर्टिलाइजेशन, और जो सेकंड पोलर बॉडी है जो ये जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिलीज होगा। फर्टिलाइजेशन होगा और तभी उसके बाद मतलब ये ओटिड या फिर ओवम का मियोसिस 2 हो पाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को मतलब मियोसिस 2 के साथ ही कंप्लीशन होगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो वही कॉर्पस लूटियम। खैर आगे अभी यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल एफएसएच, प्राइमरी फॉलिकल पे एफएसएच ऐड किया, सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही रहा, प्राइमरी oocyte दोनों में रहा, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में प्राइमरी oocyte ही रहा। फिर थेका सेल ऐड हो गया और ग्रैन्युलोसा सेल करके ऐड हुआ। अभी टर्शरी फॉलिकल बना, यहाँ पे प्राइमरी oocyte ही रहा, बट फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte जब जैसे ही होगा कंप्लीट मियोसिस 1 तो टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल में एक और चीज़ में, टर्शरी फॉलिकल में एक और चीज़ मेन है, जो ग्रैन्युलोसा सेल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में बना था वो एंट्रम बना लेगा, और उसमें एंट्रम के अंदर क्या होता है, लिकर फोलाई होता है, पता ही है। थेका जो होता है वो जो सेकेंडरी फॉलिकल में होता है वो इसमें भी होता है, पर वो यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में आने के बाद थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना बना लेता है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से इसको करते हैं रिवीजन। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte और कुछ ग्रैन्युलोसा सेल और कुछ नहीं। एफएसएच के एक्शन के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल बना, इसमें प्राइमरी oocyte ही रह गया, पर थेका सेल करके नया सेल आया, थेका सेल थेका सेल थेका सेल सेकेंडरी फॉलिकल में आया। टर्शरी फॉलिकल में थेका सिक्रीट किया, थेका डिवाइड हो गया, ग्रैन्युलोसा सेल सिक्रीट किया एंट्रम को, एंट्रम में लिकर फॉलिकुलाई होता है। और जो प्राइमरी oocyte जो इतना ज़माना से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अकॉर्डिंग टू इन लोग का टाइम के हिसाब से जो प्रोफेज 1 पे था वो कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस 1 और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल मैच्योर या ग्राफिकन फॉलिकल करेगा, इसमें कुछ वैसा टाइप का चेंज होगा नहीं, बट ओनली एक चेंज होगा जो कि होगा जोना पेल्यूसिडे का, पर यह वेरी लार्ज एंट्रम हो जाएगा, वही ग्रोथ होगा, पर कोई नया चीज़ नहीं बनेगा सिवाय जोना पेल्यूसिडा के। खैर वेरी लार्ज एंट्रम हो जाएगा मैच्योर या फिर ग्राफिकन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा, बस कंप्लीट नहीं करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ होएगा नहीं, कुछ नया चेंज नहीं आएगा, स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, देन गेट सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2, वहीं पर रुक जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक इस ग्राफिन फॉलिकल में कुछ ऐड नहीं होगा, और टर्शरी फॉलिकल में इसमें बस जोना पेल्यूसिडा जो है, जो कि सेकेंडरी oocyte ही एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सिक्रीट करता है, इसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ओवम तो नहीं कह सकते, बट सेकेंडरी oocyte कहना बेटर है। सेकेंडरी oocyte मतलब वही जिसके जो मेटाफेज 2 में फिर से रुक जाएगा, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte है। अभी कोरोना रेडियाटा है, उलेमा है, विटेलिन मेम्ब्रेन या फिर उलेमा या फिर विटेलिन मेम्ब्रेन है, फिर जोना पेल्यूसिडा है, फिर पेरीविटेलिन स्पेस है। कोरोना रेडियाटा सबसे बाहर है, उसके मतलब अंदर है जोना पेल्यूसिडा, फिर पेरीविटेलिन स्पेस आता है, फिर विटेलिन मेम्ब्रेन या फिर उलेमा इसी को कहते हैं, और लास्टली अपना सेकेंडरी oocyte अंदर में आएगा। अच्छा हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आसानी है बट इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं आता बट फिर भी क्वेश्चन आता है हाई लेवल में, ठीक है। अभी फीमेल में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, एंटेरियरी पिट्यूटरी, एफएसएच, एलएच सेम, बट जो यहाँ पे एलएच है वो थीका सेल्स को करेगा। क्या कहते हैं थीका सेल, वही जो सेकेंडरी फॉलिकल में बाद जाने के बाद, टर्शरी फॉलिकल में जाने के बाद थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना में टूटता है वो थीका सेल। उस थीका सेल से एंड्रोजन रिलीज करवाएगा फीमेल वाला, जैसे और फिर एफएसएच है वो ग्रैन्युलोसा सेल को इफेक्ट करेगा। ग्रैन्युलोसा से एफएसएच उधर भी इनहिबिटरी बनाता था, इधर भी इनहिबिटरी फैक्टर बना रहा है इनहिबिन, और ईस्ट्रोजन को इफेक्ट करेगा ग्रैन्युलोसा सेल, एंड्रोजन भी ईस्ट्रोजन को इफेक्ट करेगा। पर मेन बात यहाँ पे क्या है कि ये जो डायग्राम देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक इसका देखो ध्यान से। जो इनहिबिन है वो नेगेटिव फीडबैक किसको दिया, एंटेरियर पिट्यूटरी को, और जो ईस्ट्रोजन है जो कि मेजरली थेका सेल की वजह से था वो पॉजिटिव फीडबैक दिया एंटेरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को खुद के बारे में। मतलब जब
अच्छा, ये पूरा ग्राफ मिड साइकिल के लिए, मतलब जब मिड साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, ठीक है, वो तो पता ही है। LH सर्च भी होता है, LH सर्च भी होता है उस टाइम। तो ये जो ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, ये केवल और केवल मिड साइकिल ऑफ क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए है। अच्छा, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाओ, बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए। हाँ, 28 से 29 दिन मेनार्क और मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन। यहाँ पे मेन चीज़ है LH सर्च आता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में पता नहीं क्यों बट FSH को थोड़ा ऊपर रखा हुआ है LH से, इसका रीज़न नहीं, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नोट्स कहीं नहीं है, बट ये है तो बस NCERT में भी है ये। LH सर्च आता है बीच में मिड साइकिल में, यही मिड साइकिल के बारे में बात हो रहा था अभी पीछे में कि ईस्ट्रोजन पे पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है और हाइपोथैलेमस भी। अब तो ये देखो 1 से लेके 29 दिन तक है मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और फिर लास्ट में ख़त्म। अभी ओव्यूलेटरी फेज सॉरी बीच में आता है यहाँ पे एक दो दिन का। अभी मेन चीज़ ये है कि जो ल्यूटियल फेज है, जो सिक्रीटरी फेज है, इसका ड्यूरेशन फिक्स है। ये जो चीज़ है ल्यूटियल फेज, इसका ड्यूरेशन फिक्स है, बट जो मेंस्ट्रुएशन और जो फॉलिकुलर फेज है उसका ड्यूरेशन यानी प्रोलिफरेटिव फेज, इसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग एक बहुत वेग सा एग्जांपल है पर है काम का। अच्छा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काफ़ी बाद में ल्यूटियल फेज में, जब सिक्रीशन फेज है, पहले प्रोलिफरेट करेगा, बढ़ेगा, फिर सिक्रीट करेगा, ठीक है, वो ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है। और हाँ, वही ओव्यूलेशन होता है जब ईस्ट्रोजन बहुत हाई होता है, और LH सर्च भी उसी टाइम, FSH LH दोनों बढ़ता है बाय द वे। अच्छा, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ इसी के पैरेलली बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो 1 से 5 हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5 से 14 हो गया, ये फिक्स नहीं है, ये वाला फिक्स नहीं है। 1 से लेकर 14 डे तक बिल्कुल फिक्स नहीं है, 14 से 28 डे तक बहुत फिक्स होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फिर फॉलिकुलर यानी प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, यहाँ पे ईस्ट्रोजन दबा बढ़ने लगा, और प्लाज्मा स्टेरॉइड का बात हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन रजिस्ट्रेशन का। अभी देखो प्लाज्मा गोनाडोट्रोपिन्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ता है। पहले FSH बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब है ज़्यादा, एंड लास्टली LH होता है, और फिर मेंसेस के बाद LH बढ़ने लगता है। ओव्यूलेटरी फेज आने तक LH भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर उसके थोड़ा पहले ही बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, LH सर जो है वो अकर्स थोड़ा सा पहले ही बढ़ जाता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन, 24 से 36 घंटा बिफोर ओव्यूलेशन। देखो यहाँ पे 14 का मार्क है, 14 मतलब ओव्यूलेशन, ठीक है, और ओव्यूलेटरी फेज के पहले ही LH सर्ज हो चुका है ये एरिया पे। अब यही है, फिर प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है आगे जाके ल्यूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज में, और तो कोई, हाँ, अब आगे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अच्छा, फीमेल हैज़ 32 डे साइकिल अप्रॉक्सीमेटली, विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 32 डेज को उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन कब होगा। तो देखो भाई, ल्यूटियल डेज का फिक्स है 14 दिन, बोले हैं ल्यूटियल फेज फिक्स है, ल्यूटियल फेज फिक्स है, ल्यूटियल फेज फिक्स है, यानी सिक्रीटरी फेज फिक्स है, सिक्रीटरी फेज फिक्स है। ल्यूटियल फेज में 14 दिन होता था, है, रहेगा, चाहे कोई, फॉर एवरी वुमेन, कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वुमेन। अभी ओव्यूलेशन एट कब होगा, क्योंकि 32 दिन का इसका साइकिल है, तो जस्ट 14 दिन जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो फिक्स है, तो जो भी उसका ड्यूरेशन है पूरे साइकिल का, उतना -14 कर देगा तो ओव्यूलेशन वाला डे 18वां डे आएगा ऑब्वियसली। तो यही है क्वेश्चन। अभी 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये चारों है। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस 1 से लेके 4 या 5 डे तक, ओवरी, कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल इज कंप्लीटली रिग्रेस्ड, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स आर लो, ठीक है, यूट्रस progesterone low, slogging of endometrium, menstrual blood is arterial mainly, consists of tissue debris, prostaglandins, fibrinolysin, blood loss 40 से 30 मिलीलीटर, इसको डिसमेनोरिया भी कहते हैं। पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोपिन्स फ्री फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओवेरियन हार्मोन, रिलीज ऑफ FSH एंड LH बिगिन। अभी यहाँ पे अब आगे प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 14वां दिन से लेकर 14वां दिन प्रोबेबली होता है अप टू ओव्यूलेशन। प्रोबेबली क्यों, क्योंकि इसका भी फिक्स नहीं है, फिक्स है केवल और केवल लूटियल यानी सिक्रीटरी फेज, ठीक है। अच्छा, ओवरी में क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू FSH 8 से 12 FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है, 8 से 12 फॉलिकुलर टू ग्रो, बट ओनली 1 डोमिनेंट फॉलिक्यूल गेट सेलेक्टेड,
यहाँ कहीं नहीं है चैप्टर में, बस एक लाइन यहाँ पे दे दिया है। पर रिमेनिंग अंडरगो एट्रेसिया है, वही फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। 8 से 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से 8 से 12 बिगिन टू ग्रो बट ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल गेट सेलेक्टेड। तो रिमेनिंग अंडरगो एट्रेसिया, ठीक है, एट्रेसिया वही फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब डोमिनेंट फॉलिकल सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन एंड इंक्रीजेज लेवल, ठीक है। डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा एंड इट्स लेवल इंक्रीजेस स्पेशली एट द एंड ऑफ द फेज, ठीक है। जैसे ही एंड हो रहा होगा वैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होगा, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में वैसे भी बढ़ता ही है लास्ट में ख़त्म होते होते तक, क्योंकि उस टाइम ओव्यूलेटरी फेज आ रहा होता है। खैर, यूट्रस प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम कॉज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बाई प्रोलिफरेशन हर जगह होगा चाहे कहीं भी हो, ठीक है। वो कॉज्ड बाय ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कॉज करा रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन अभी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए उसका कारण प्रोलिफरेशन होते रहेगा। ईस्ट्रोजन कॉज यूटेराइन सेल्स यानी मोर सेंसिटिव टू प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन के कारण जो ये यूटेराइन जितना भी सेल है ये लोग प्रोजेस्ट्रॉन के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि दवा तो ईस्ट्रोजन मिल रहा है तो प्रोजेस्ट्रॉन जैसे ही आएगा उसको सेंसिटिविटी लगेगा ईस्ट्रोजन की वजह होने से। अब पिट्यूटरी में क्या होगा, लो ईस्ट्रोजन गिव निगेटिव फीडबैक, हाँ ये पीछे पढ़े, ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है तो पॉजिटिव फीडबैक डालता है मिड साइकिल के, पर अभी जब अगर लो ईस्ट्रोजन होगा तो निगेटिव फीडबैक होगा, रेट ऑफ FSH LH स्लाइटली एलिवेट होगा उसके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FSH एंड LH पीक्स अबाउट 24 घंटा बिफोर ओव्यूलेशन। पिट्यूटरी के हिसाब से लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, उसके हिसाब से पिट्यूटरी के हिसाब से जो कि निगेटिव फीडबैक चला देगा LH और FSH को बढ़ा देगा, ठीक है। बट यूट्रस के लिए ईस्ट्रोजन अभी बहुत है और वो प्रोलिफरेट करेगा, और ओवरी में तो वही है कि ईस्ट्रोजन है और डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सिक्रीट करेगा ईस्ट्रोजन को और लेवल इंक्रीज करवाएगा, और वही FSH होने के कारण उसका सिलेक्शन होगा डोमिनेंट फॉलिकल का, और वही डोमिनेंट फॉलिकल ईस्ट्रोजन बढ़वाना शुरू करेगा और अंत तक जाते जाते बढ़ेगा। खैर ओव्यूलेटर फेज ये डे 14 है, जब ईस्ट्रोजन लेवल हाई है, LH हाई है, सब बढ़ गया दबादब पूरा। अब ओवरी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, वही जो अंडर द इफेक्ट ऑफ LH के कारण ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, सेकेंडरी साइड रिलीज हो गया, वही सब। यूट्रस जो है एंडोमेट्रियम डिवाइड्स इन रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन अभी भी तपा पाया जा रहा है, यूट्रस के लिए बहुत है और वो सेंसिटिव टू प्रोजेस्टेरोन बनते जा रहा है अभी भी। पिट्यूटरी रेट ऑफ FSH जनरेशन increases rapidly just before ovulation in response to increasing estrogen, ठीक है। FSH और LH अभी भी बढ़ रहा है रैपिडली जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, कितना घंटा पहले, 24 से 36 घंटा, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है और वो निगेटिव फीडबैक मतलब डालेगा। स्टार्टिंग में क्या डालेगा, निगेटिव फीडबैक, पर अब जैसे ही बढ़ेगा ईस्ट्रोजन तो पॉजिटिव फीडबैक डाल देगा, जो कि मिड साइकिल पे था। ये वाला हम लोग पढ़े थे, जो ओव्यूलेटरी फेज का पिट्यूटरी के कारण वाला जो इफेक्ट आ रहा है, वही वाला ग्राफ हम लोग पीछे बनाए हुए हैं, जो कि मिड साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ओव्यूलेटरी फेज को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है और ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ FSH और LH भी बढ़ रहा है। पर यहाँ पे जो प्रोलिफरेटिव फेज है, यहाँ पे लो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा था उस टाइम, बट लो होने के कारण और जो भी रीज़न है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक कर रहा था और वो लो हो रहा था, इसीलिए FSH LH तब बढ़ रहा था, क्योंकि तब उस हिसाब से लो था और तब निगेटिव फीडबैक हो रहा था, इसीलिए FSH बढ़ रहा था। पर अब ओव्यूलेटरी फेज में पॉजिटिव फीडबैक होने के कारण वो और पिट्यूटरी के हिसाब से ज़्यादा ईस्ट्रोजन होने के कारण FSH LH दबादब बढ़ रहा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये दोनों है, इन दोनों का पिट्यूटरी वाला एरिया को ध्यान से एक बार, दोनों सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, बट एक बार फिर से ध्यान देना, ठीक है। अब हाँ, ये सबसे आसान वाला है सिक्रेटरी फेज या फिर लूटियल फेज। 15 से 28 एकदम फिक्स है, बोले तो एकदम फिक्स मतलब 14 का 14 दिन एकदम फिक्स है। कोई भी होगा फीमेल उसमें सब में सेम रहेगा, और अगर टोटल दिया हुआ है उसमें माइनस करेंगे तो ओव्यूलेट वाला फेज स्टार्टिंग डे 1 से निकल जाएगा, ठीक है। अब ओवरी एम्प्टी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, ठीक है, हैज़ 10 day लाइफ। कॉर्पस लूटियम पास 10 दिन का लाइफ होता है, ये आएगा अभी चलेगा अभी। विच सिक्रेट्स लार्ज प्रोजेस्टेरोन, हाँ आप देखो यूट्रस को भी इफेक्ट पड़ेगा,
करेगा। एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन शॉर्टली ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। एंड शॉर्टली ऑफ द ओव्यूलेशन डे 25 से 24, ठीक है। क्योंकि डे 25 से 24 क्यों? क्योंकि 10 दिन वहीं से होगा ना भाई, 10 दिन कॉर्पस लूटियम जिंदा रहेगा और ओव्यूलेशन के जस्ट थोड़ा देर बाद, तब तक जब तक 24 दिन नहीं हो जाता टोटल साइकिल को, क्योंकि इसका ज़िंदगी ही 10 दिन का है। तो ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा सा हल्का फुल्का एस्ट्रोजन भी। अब यूट्रस पे देखो कितना, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम डेवलप्स यूटेराइन ग्लैंड्स secrete uterine milk which attract conceptus for implantation। अब implantation के लिए जो यूटेराइन ग्लैंड है वो यूटेराइन मिल्क करेगा, ठीक है। secrete which attract conceptus for implantation के लिए, ठीक है। अब बाय डे 26 से 27 लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन डिक्लाइन, ठीक है, causing constriction of uterine arteries leading to necrosis यानी डेथ ऑफ द एक्स्ट्रा लेयर। ये इंपॉर्टेंट है। 26 से 27, 26 से 27 मतलब समझ रहे हैं ना, 24 से 25 तक तो कॉर्पस ल्यूटियम कांड किया अपना, जब तक 10 साल 10 महीने 10 दिन जिंदा रहा। और 26-27 दिन तक जब तक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फिर से घट रहा होगा, कॉजिंग कंस्ट्रिक्शन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन घट गया ऑफ यूटेराइन आर्टरीज लीडिंग टू नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ द एक्स्ट्रा लेयर। अब पिट्यूटरी पे क्या इफेक्ट आया? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई इनफ लेवल्स टू इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच सिक्रीशन। सिक्रीटरी फेज में चूंकि प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई जाता है और ईस्ट्रोजन भी थोड़ा हाई, ये लास्ट का बात नहीं हो रहा है, ये मतलब मेन जो बीच वाला पार्ट है सिक्रीटरी फेज का उसका बात कर रहा है। पिट्यूटरी पे इतना हाई थोड़ा रहता है, इसीलिए एलएच और एफएसएच घटता है और वो पता ही है हम लोग को। अब ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट फीमेल, इसको ना अभी वीडियो को ही देखो क्योंकि सामने पढ़ना बेटर रहेगा। वीडियो भी देखो 2 बार और उसको भी देखो। हम ही खुद से ही बात कर रहे हैं, वैसे हमको पता है फ्यूचर में हमसे खैर, ईस्टर साइकिल इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स फेस प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रस मेस्ट्रस और डाइएस्टर साइकिल, ठीक है, याद कर लो। नो ब्लड फ्लो, एंडोमेट्रियम गेट्स अब्जॉर्ब। हाँ, एंडोमेट्रियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, इंसान की तरह निकल नहीं जाता बाहर और बनता नहीं है, यहाँ पे वापस रीअब्जॉर्ब होते रहता है। मेटिंग ओनली ड्यूरिंग ईस्ट्रस फेज, ईस्ट्रस फेज नहीं है तो मेटिंग नहीं काम करेगा। अभी मोनोईस्ट्रस केवल एक ईस्टर साइकिल पूरे साल में या ब्रीडिंग सीजन में, जैसे भालू, फॉक्स, वुल्फ, डॉगी। पॉलीएस्ट्रस जैसे कैटल, रैट, पिग्स, गियोना पिग्स। अब रिफ्लेक्स या फिर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स या फिर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स वो है जैसे ही कोपुलेशन होगा तभी ओव्यूलेशन इंड्यूस हो जाएगा। मतलब ओव्यूलेशन तभी इंड्यूस होगा, स्टार्ट ही तभी होगा जब कोपुलेशन होगा, ठीक है। अब ये रैबिट, कैट और मिंक में होगा। मिंक रैबिट और रैबिट, कैट और मिंक। अभी स्पॉन्टेनियस या फिर ओव्यूलेटर्स जैसे इंसान, भेड़, बकरा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ओव्यूलेटर्स मतलब जिसमें ओव्यूलेशन चलेगा चाहे कोइटस हो ना हो, ओव्यूलेटर पूरा स्पॉन्टेनियसली चलते रहेगा। अभी रिफ्लेक्स या फिर इंड्यूस जहाँ पर कॉपुलेशन है, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन तभी होगा जब कॉपुलेशन होगा। अच्छा, मोनोस्ट्रस, फॉक्स, वियर, कॉर्फ पूरा एक साल में एक ईस्टर साइकिल। पॉलीएस्ट्रस बाकी सब, ठीक है। रैबिट, कैट, मिंक हो गया रिफ्लेक्स या फिर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स का। अब आगे, अभी ये पार्ट 1 आधा हो गया है, हमको लगता है इतना पे रोक देना चाहिए, 1 घंटा हो गया। पॉज कैसे करते इसको, स्टॉप।